चैनल एंड यू वाचिंग द यूपीएससी डायरी। अभी हमने बहुत पहले लीगल मेथड का वन किया था एंड आई गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट्स इन टेलीग्राम मैसेजेस। सो आई एम टेन टू मेक दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, जो कि यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। मोस्टली ये क्वेश्चन 12.5 मार्क्स में आता है एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल गो थ्रू दिस नोट्स you don't need to study anything else, no books necessary. All you need to do is, like the way I have made is, I have put an example just to make you understand what exactly the points are, and apart from that I've also inserted important case laws. If you are going to write your answers just the way I have put in here, trust me, you would be scoring very good marks and thank me later for this. Yeah. सो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो, हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ के बारे में। ठीक है, थंबनेल से पता लग गया होगा व्हाट आर 4 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो अगर मैं आपको बात करूँ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ के बारे में, ठीक है, तो होता क्या है, पब्लिक लॉ क्या होता है? पब्लिक लॉ वो लॉ होता है जो कि आसान, हम सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो हमारी सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट या जो जनरल पब्लिक है, उनके बीच के रिलेशनशिप को ये रेगुलेट एंड मैनेज करता है। ठीक है, ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, हाउ दे कैन यूज़ दैट पावर एंड हाउ आर दे गोइंग टू प्रोटेक्ट द राइट्स। ठीक है, स्पेशली सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं जब वो गवर्नमेंट के साथ डील करती है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो बताता है कि हाउ द कंट्री विल वर्क, हाउ द PM प्रेसिडेंट विल वर्क। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस हिंदी में कहूँ तो प्रशासनिक कानून, इट टेल्स हाउ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक पुलिस, इनकम टैक्स, what the rules will be and how they are going to control the work. ठीक है, मतलब who is going to control their work and everything, like what all administration what more administration power they have, what kind of laws can be enforced and what kind of administrative law is there to protect the citizens of India. So next is criminal law, जो कि whenever someone is doing crime तो उसके लिए कि उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, दैट इज़ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ के समझ में आ भी गया होगा। एक बार मैं लाइन टू लाइन अंडरलाइन भी कर देती हूँ। ये रिलेशनशिप गवर्न करता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट, डील करता है विद मैटर्स विच अफेक्ट द कम्युनिटी एट लार्ज एंड इंक्लूड्स लॉज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिमिनल लॉ। एग्जाम्पल, अगर एक स्टेट वायलेट कर रहा है किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को, तो ये एक पब्लिक लॉ का मैटर है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट और साथ में सिटीजन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। केस लॉ इसके लिए केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को उठा लेते हैं। ये एक लैंडमार्क केस था पब्लिक लॉ का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पार्लियामेंट किसी भी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पिलर को डैमेज नहीं कर सकता। और ये केस एक इंडिविजुअल केशव नंदा और स्टेट के बीच में थी, विच वर कंसर्न्ड विद द एक्सटेंट ऑफ स्टेट पावर, मेकिंग इट प्योरली पब्लिक इन नेचर। नेक्स्ट है अपना प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ देखो कहता है कि वो लॉज जो इंडिविजुअल लोगों के आपस के रिलेशन और उनके बीच के डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली या टॉट यानी अपमान कह सकते हो, जैसे एरियाज़ इसमें कवर्ड होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स है उसके बीच के रिलेशनशिप को हम अलग रख के दो सिटीज़न या 2 से ज़्यादा सिटीज़न या बिजनेस ओनर्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स है, जो कंपनी के बीच के डिस्प्यूट्स हैं, उसको कैसे सुलझाना है। इसमें स्टेट जो है उसका कोई ख़ास रोल नहीं होता है, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट। ओके, सो नाउ द प्राइवेट लॉ करता क्या है, ये लॉ जो होता है लोगों के बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। जब उन 2 सिटीज़न, 2 लोगों के बीच में या किसी कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो प्राइवेट लॉज को सुलझाता है, ट्राइज टू सॉल्व इट। स्टेट का रोल क्या होता है? स्टेट का काम यहाँ सिर्फ लॉ को मेंटेन करना होता है और डिस्प्यूट को कोर्ट के जरिए एज़ पर दी कोर्ट सुलझाना होता है। ये मामला जो होता है, ये सब जो मैटर्स होता है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं होता है, देन हेंस द स्टेट इज़ not acting like a sovereign authority and there is no direct involvement, we can say, without direct involvement of the state as a sovereign authority. I hope this point is clear. इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, टॉर्ट लॉ हो गया, फैमिली एंड प्रॉपर्टी लॉ हो गया। एग्जाम्पल बताती हूँ, 2 बिजनेस पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने का, प्राइवेट लॉ
तो ये एक प्राइवेट लॉ है, गवर्नमेंट इसमें पार्टी नहीं है। गवर्नमेंट मैकेनिज्म ज़रूर प्रोवाइड कर सकता है पर वो इस डिस्प्यूट का पार्टी नहीं है। ओके, इंडियन केस लॉ इस पर बताती हूँ। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक का केस था। इस केस ने रिफ्लेक्ट किया था कि प्राइवेट लॉ के एस्पेक्ट्स के बारे में, ऑल्दो स्टेट एक पार्टी जो था इसके अंदर, इसमें इस्टेब्लिश किया गया था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज़ विच आर डीलिंग विद द हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। स्टेट पार्टी ज़रूर था, स्टेट का कोई खास रोल नहीं था इसमें। प्राइवेट लॉ के केस में कुछ लॉ मतलब नहीं था। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, चलो अगर इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ गया तो आप ये वाला भी लिख सकते हो कि ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ ही लिया होगा यार। अगर लीगल मेथड की क्लास में तुम बैठे हो तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली तुमने कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। नहीं पढ़ा है तो चिंता मत करो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाएगा। बिकॉज मुझे पता है लीगल मेथड के लेक्चर्स वही देखता है जो लॉ कर रहा होता है या जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहा होता है। प्रिपरेशन में भी नहीं, बिकॉज लीगल मेथड इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ लाइक बेसिक्स में नहीं आता है। एंट्रेंसेस लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस हो गए या तुम्हारे IP एंट्रेंसेस हो गए, IPU सेट भी अब क्लैट से लेता है। उसके बाद आपके ये हो गए ALET हो गया, क्लैट हो गया, इन सब में लीगल मेथड तो नहीं पूछता है, बेसिक ज़रूर पूछ लेता है। ठीक है, तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त की अगर मैं बात करूँ तो एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का केस था जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया था कि कब एक ऑफ़र एक्सेप्ट हो सकता है, और ये केस इंडिविजुअल के बीच में था, स्टेट के बीच में नहीं। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से आपको क्लास में पढ़ा दिया जाए कि यू डोंट नीड एवर टू स्ट्रेस अबाउट द एग्जामिनेशंस। खैर, इसके अलावा और आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स चाहिए वो भी आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं अभी वापस आई हूँ, आई वॉज बिजी विद माई एग्जाम्स, आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज़ ऑन प्रॉपर टाइम, बट या नाउ आई वुड बी posting it on a regular basis, so you may can comment your queries, you may can comment the topics that you want me to make video upon and everything, whatever for you deem comfortable. And in case ये अगर वीडियो आपको कहीं पे भी किसी भी सूरत में हेल्प करती है, don't forget to put a like and a subscribe button because it will only motivate me. Without motivation फिर मैं बहुत लेट हो जाती हूँ वीडियोज़ डालने में। So obviously we are humans, we need motivation. सब्सटेंटिव लॉ की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो बच्चे, सब्सटेंटिव लॉ कहता है राइट्स को डिफ़ाइन करता है, ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन करता है, और लाइबिलिटी, एक इंडिविजुअल की क्या लाइबिलिटीज़ होगी उसको डिफ़ाइन करता है। किसी इंस्टीट्यूट की लाइबिलिटीज़ क्या होगी वो भी डिफ़ाइन करता है। ये डिसाइड करता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, क्या होगा जो एक ऑफेंस, किसको आप अपराध कहेंगे। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स होगा जिसके होने पे हम कह सकते हैं कि समवन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, और क्या लीगल राइट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल IPC 1860 डिफाइन करता है क्राइम क्या, किसे हम क्राइम कहेंगे, किसे पनिशमेंट कहेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट डिफाइन करता है कि सिविल रॉन्ग किसे कहेंगे, न्यूसेंस किसको कहेंगे, नेग्लिजेंस किसको कहेंगे, एवरीथिंग। केस लॉ इस पर बताती हूँ। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मयर हंस जॉर्ज 1965 का केस था। कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा। केस डिटरमाइन करता था वेदर एक्यूज हैज़ वायलेटेड सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द लॉ डिफाइनिंग एन ऑफेंस और नॉट। ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से बता। वैसे ये केस अगर आप रीड करोगे तो आपको पता लगेगा ये केस जो था एक इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ गोल्ड का था इन एंड आउट ऑफ इंडिया विदाउट द RBI's परमिशन। ठीक है, और इस केस को अगर आप फुली मतलब पढ़ना चाहो तो आप अलग अलग साइट्स पे जा सकते हो। ओके, तो विदाउट द परमिशन ऑफ RBI इसमें बस वो गोल्ड उठा के लेके आ गया था, इससे रिलेटेड केस है। तो ये इसमें अब यही है कि अब लीगल राइट क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, कि केस में डिटरमाइन किया था कि क्या किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्यूज़ ने वायलेट किया था सब्सटेंटिव प्रोविज़न, क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि डिफ़ाइन किया जा रहा है IPC के अंदर, जो कि बताता है कि एक ऑफेंस था। KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नानावटी वाला मूवी देखा ही होगा तुमने, वो गाना तो सुना ही होगा। कौन सा गाना था यार, मैं खुद भूल गई। अरे वो वाला बड़ा प्यारा सा गाना था जिसमें अक्षय कुमार था, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात है मेरी मैं तेरा सितारा। ओके, इग्नोर माई वॉइस। सब्सटेंटिव लॉ IPC 1860 सेक्शन 302 मर्डर अप्लाई किया गया था इस केस में गिल्ट डिटरमाइन करने के लिए। शॉट किया था ना उसने, नानावटी ने, उसका वाइफ का कुछ इलीजिट अफेयर था, समथिंग लाइक दैट। प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं। ये प्रोसेस और मेथड बताता है जिससे सब्सटेंटिव लॉ, वो प्रोसेस और मेथड, प्रोसीजर मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है। मैंने मर्डर किया तो कैसे, ऐसे तो है नहीं ना कि मैंने मर्डर किया
मैंने मर्डर किया और मेरे भाई को उठा के लेके गए, मतलब एक प्रोसीजर होगा ना, पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, मेरे खिलाफ सबूत मिलेगा, तब जाके मुझे उठाया जाएगा। उठाने के बाद जो है मेरे को 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मेरी पेशी होगी, एंड देन उसके बाद मोर एंड मोर एंड मोर एविडेंस एक्ट अप्लाई किया जाएगा, चार्जशीट बनाई जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि बस उठा के जेल में डाल दिया और 14 साल का वनवास दे दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रोसेस होता है जो फॉलो किया जाता है। ये जो है राइट्स क्रिएट, इट डज़ नॉट क्रिएट राइट्स और ऑब्लिगेशन, प्रोसेस बताता है, ठीक है, प्रोसेस बताता है यार, प्रोसीजरल प्रोसेस बताता है, ठीक है। क्या क्या सिविल लॉ में क्या प्रोसेस होगा, क्रिमिनल लॉज में क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। इस पे केस था AR अंतुले वर्सेस RS नायक, 1988 का केस है। ये केस डील कर रहा था प्रोसीजर ऑफ ट्राइंग अ पब्लिक ऑफिशियल जैसे पुलिस ऑफिसर या कुछ भी होगा, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अगर वो करप्शन भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एम्फसाइज़ किया था कि प्रॉपर प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है ताकि फ्री ट्रायल दिया जा सके। म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। म्युनिसिपल लॉ डोमेस्टिक लॉ होता है किसी भी कंट्री का, हमारी कंट्री का अपना लॉ, ये विद इन दी कंट्री के जो लॉज होते हैं उसको गवर्न करता है, हमारे विद इन दी कंट्री जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसको गवर्न करता है। ये लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जो है पास करता है, पता ही होगा, बिल पास होता है, नहीं पता तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे। सिंपल है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर, कोर्ट इसको अप्लाई करता है और इन्फोर्स करता है विद इन द नेशनल बाउंड्रीज। इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही लॉ जो है अप्लाई होगा। जैसे इंडियन पेनल कोड के अंदर जो लॉ है, मान लो रेप के जो चार्जेस है वो USA में तो नहीं लगेगा, USA का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें जो USA के जो लॉज होंगे वो अप्लाई होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने यहाँ पे किसी के साथ एग्रीमेंट तोड़ा और मैं जाके कनाडा भाग गई तो कनाडा का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे पे थोड़ा ना अप्लाई होगा, मुझे वहाँ से फिर उठा के इधर लाया जाएगा, जो कि आज तक, मतलब ठीक है, जोक्स अपार्ट। IPC कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये पार्ट होते हैं म्युनिसिपल लॉ के। इसके लिए केस है आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये केस कंसर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, एक म्युनिसिपल लॉ इशू जो था। कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट किसी भी सूरत में फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 368 विच टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो गवर्न करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सॉवरेन स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इम्पैक्ट करता है इंडिविजुअल स्पेशली थ्रू ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन ऑल्सो, एग्जाम्पल UN चार्टर, जेनेवा कन्वेंशन, WTA एग्रीमेंट्स। केस इसके लिए बेस्ट है विशाखा गाइडलाइंस केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये एक लैंडमार्क केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि इंटरनेशनल कन्वेंशन स्पेशली CEDAW, दैट इज़ CEDAW कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी वुमेन, ये वाला लॉ जो है इस पे रिलाई किया था, इस इंटरनेशनल कन्वेंशन पे सुप्रीम कोर्ट रिलाई की थी इस केस में, ताकि वो फ्रेम कर सके, बना सके विशाखा गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट दी वर्क प्लेस। लास्ट है आपका सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे हम। सिविल लॉ ये डील करता है डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट पार्टी, जिसमें इन्वॉल्व होता है राइट्स, प्रॉपर्टीज़ और ऑब्लिगेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, और अगर कोई राइट छीन ली गई है तो वापस इन्फोर्स कर देना, पनिशमेंट देना इसका राइट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया गया तो क्या होगा, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। डिफामेशन में भी कंपनसेशन होता है, ठीक है। डाइवोर्स में भी आपने देखा होगा, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस वाले जितने भी केसेस होते हैं डाइवोर्स वगैरह में, उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस देने की बात होती है, ठीक है। अब डाउरी मत इसमें बोल देना, डाउरी फिर वो IPC में आ जाता है। सिंपल अगर मान लो म्यूचुअल डाइवोर्स है तो ये एक सिविल लॉ का केस है, ठीक है। पार्टीशन के केसेस हो गए, बाप को, पिताश्री को बेटों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी को जो है बांटना है, तो उसमें से एक छोटे भाई को डिस्प्यूट है कि अपने को कम दिया गया है लैंड, तो फिर ये सारे पार्टीशन केसेस वगैरह ये सब सिविल लॉज में आते हैं, ठीक है। अब इसमें ये तुम ये मत कहना कि किसी ने सर पे डंडे मार दिया, एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, तो अब डंडा मार दिया तो फिर तो समझ गए हो ना, तुम समझ ही गए होगे। खैर, मोरी बीबी वर्सेस धर्मादास घोष की बात करते हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट केस जहाँ पे प्राइवी काउंसिल ने हेल्ड किया था कि माइनर का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब शुरुआत से ही कोई मायने नहीं रखता, वॉइड एब इनिशियो है, मतलब फालतू है, बिगिनिंग से ही फालतू है।
लास्ट इज़ आवर क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ डील करता है उन एक्ट्स के साथ जो कि ऑफेंस है अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पूरी सोसाइटी के लिए कलंक वाली बात हो गई है। उसको अगर आपने नहीं सही किया उस चीज़ को, तो सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। देयरफॉर एग्जाम्पल ना सेट हो, इसीलिए इसमें कंपनसेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, मतलब ऑफेंडर को नहीं होती है, विक्टिम को तो होती है। तो जैसे मान लो मैंने मर्डर किया है, तो मेरे को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा कि वाह तालियां, बहुत अच्छा काम किया आपने, मार दिया, क्या बात है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा रिबेलियस लोग जो होते हैं, जिसने इवन फ्रीडम फाइटर्स भी थे, तो उनको हम लोग आज भी प्यार करते हैं, लेकिन लॉ ने उस टाइम उनके ऊपर कोई मतलब वो नहीं, कोई उनको खास इज्जत नहीं दी थी कि ओह वाह बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने ये सोचा कि आज तुमने मारा, कल तुम्हें देख के कोई और मारेगा, तो अभी के अभी बोल देते हैं कि होमिसाइड कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ओके, अब इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट में मुझे गालियाँ मत देना भग भग के कि मैम आपने फ्रीडम फाइटर के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने एक जनरल बात कही कि कोई भी होमिसाइड जो होता है वो जस्टिफाइड नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो जनरल डिफेंसेस आईपीसी में पढ़ोगे ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें मर्डर करने के बाद भी आप बच सकते हो। फ़िलहाल हमको इतना नहीं समझना है, अपने को बस फोकस करना है क्रिमिनल लॉ पे, कि क्रिमिनल लॉ वो ऑफेंसेस होते हैं जो सोसाइटी एज अ होल के लिए एक एग्जाम्पल ना बने, इसलिए उसके लिए पनिशमेंट ज़रूरी होता है। डेटरेंस एंड कंपनसेशन, पनिशमेंट एंड डेटरेंस होता है, इसमें कंपनसेशन नहीं होता है। मर्डर हो गया, रेप हो गया, करप्शन हो गया। स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस मुकेश एंड अदर्स का केस, निर्भया ग्रेट केस, निर्भया केस 2017, ब्रूटल गैंग रेप एंड मर्डर केस था अंडर आईपीसी सेक्शन 302 एंड सेक्शन 366 विच टॉक्स अबाउट रेप। ऑल्दो अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गया है, तो सेक्शंस बदल गए हैं, तो कृपया करके वो चेक कर लीजिएगा। एम था पनिशमेंट for the offenders and justice for the victim. So that's all guys, we are done with the entire topics. Unit 1 कवर हो गया है, Unit 2 के लिए बने रहिए। Thank you so much for watching. Love you all.